जी हार गए हम। चलिए हो गया। अब बताइए साउंड। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग साउंड। अरे ठीक है यूट्यूब वाले बच्चे साउंड ठीक है क्लियर हो गया। अब आ गया साउंड आ गया है ना। अब आ गया कोई गल नहीं ठीक है ना। अब आ गया। चलिए गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सर साउंड चलिए अब साउंड क्लियर ना। एप्लीकेशन पे तो क्लियर है ना चारों तरफ। चलिए तो बच्चे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में मैंने पढ़ाया था। आज थोड़ा सा उसका फीडबैक दे दीजिए हमें कि कैसा जो है ना वो लगा था। क्या आपको समझ में चीजें आई थी अथवा नहीं आई थी। मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से सबसे पहले कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। तो आपके मन में बाबू मेरे ठीक ना आपके मन में ये प्रश्न आए होंगे कि ये कैसा परिवर्तन है। तो कुछ बच्चे ने वहां पर दिया था सर वहां पर कुछ बच्चे ने ये जवाब दिया था कि गुरुजी रासायनिक परिवर्तन है। कुछ ने कहा था भौतिक परिवर्तन है। ठीक ना। तो ये तमाम तरह के जो ना वहां पर आंसर जो ना आप लोगों के देखने को मिले थे। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊं आप लोगों को जरा ध्यान से सुनना। कुछ लोग यहाँ पर रासायनिक अभी भी कुछ लोग रासायनिक परिवर्तन है कुछ लोग जो ना भौतिक परिवर्तन जो ना वो कह रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। सुनो जरा ध्यान से। मोमबत्ती जब जल रहा होता है तो वहां पर दो काम बाबू मेरे हो रहा होता है। सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर। मोमबत्ती जब जल रहा होता है ना तो उस समय दो काम बाबू मेरे वहां पर हो रहा होता है। एक तो मोमबत्ती स्वयं जल रहा है तो उसके साथ साथ कुछ मोम भी जल रहा है। ठीक ना। और मोम बाबू मेरे होता है आप सबको पता होता है वो हाइड्रोकार्बन्स के ही बने होते हैं। आप सबको पता है ठीक ना हाइड्रोकार्बन्स के ही बने होते हैं। तो मोमबत्ती के जलने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है। ये आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो। तो एक तरफ तो मोमबत्ती जल रहा होता है इसका मतलब उसके साथ मोम भी जल रहा होता है। तो वहां पर क्या हो रहा है जब मोम जल रहा होता है तो उस समय हम लोग कह देंगे क्या है वहां पर रासायनिक परिवर्तन जो है वो हो रहा है। ठीक है ओके। तो जब मोम जल रहा होता है तो उस समय हम कह देंगे क्या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मोम जो है ना वो पिघल रहा भी होता है। यानी मोम जो है ना वो ठोस अवस्था में पहले रहता है फिर पिघल करके वो लिक्विड में होता है ना। तो वहां पर मोम जो है ना वो पिघल रहा भी होता है। तो वहां पर क्या होता है भौतिक परिवर्तन होता है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोमबत्ती जो है ना वो दोनों प्रकार के परिवर्तन को शो करता है। मोमबत्ती का जलना जो है ना भौतिक परिवर्तन भी होता है रासायनिक परिवर्तन भी बाबू मेरे यहाँ पर हो सकता है ना। दोनों आप कह सकते हो नो डाउट। ओके बात के लिए इतनी सी बात आपको समझ में आई। जल्दी से बता दो फटाफट सब लोग मिलकर। क्लियर ना कोई डाउट किसी प्रकार कोई कष्ट हो तो बता दो। आवाज यार फंस गया है मेरा। ठीक है ना। चलिए सब चीजें क्लियर ना। चलो अब आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या पढ़ने वाले बच्चे हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ने वाले हैं। बोले तो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग जो ना यहाँ पर सीखने वाले। कल मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उसके बारे में मैंने एग्जांपल्स काफी सारे दिए थे कि भैया मेरे अपने पास जितना कच्ची सामग्री होगी हम उतना ही का उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है ना। और उसको हम लोग क्या कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो ना वो क्या करने के लिए लागू करने के लिए उसको फुलफिल करने के लिए ठीक है ना हम लोग क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अदरवाइज उसको संतुलित करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के समीकरण होते हैं एक कंकाली होता है एक संतुलित होता है। कंकाली करने के बाद जो अनबाइलेंस्ड हो जिसमें किसी प्रकार का मतलब जो ना बाइलेंस नहीं हो प्रोडक्ट मतलब कुछ भी निकल गया हो और यहाँ पे जो ना उसमें कितना भी लगा हो अपना अभिकारक और उसका उत्पाद जो ना कितना का भी हो तो उसको कंकाली कह देते हैं। जो अनबाइलेंस्ड होता है जो बाइलेंस होता है उसको संतुलित कह लेता है। तो इतना के बारे में हम लोग ने कल सीखा था। अब आज की बारी है बच्चे ध्यान से सुनना सब लोग मिलकर प्यार से सुनना है ना। पहले तो घबराना नहीं है ना पहले तो घबराना नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं है ना। और धीरे धीरे हम लोग प्यार से देखेंगे भी समझने की कोशिश भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके बच्चे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। याद रखिएगा बच्चे सब लोग मिलकर जितने लोग भी एप्लीकेशन में बाबू मेरे जुड़े हो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्लासेस बाबू मेरे रेगुलर लग रही है ना। क्लासेस रेगुलर लग रही है तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि क्लासेस कृपया करके अब्सेंट तो बिल्कुल ही ना करें। अब्सेंट तो बाबू मेरे बिल्कुल ही ना करें। तो इसलिए एप्लीकेशन वाले बच्चे और यूट्यूब वाले बच्चे हम दोनों को कह रहे हैं ना। यूट्यूब वाले बच्चे तो मतलब एकदम सो ही रहे लेकिन एप्लीकेशन वाले बच्चे ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का कि क्लासेस बाबू मेरे रेगुलर करो फायदे होंगे एकदम 100%। बाद में वीडियो देखने के भरोसे मत रहना क्योंकि बाद में वीडियो बाबू मेरे कोई नहीं देखता है कोई देख ही नहीं पाता है बाद में वीडियो क्योंकि काफी सारे वीडियो जो है ना आपको मिलेंगे। अभी तो 2 क्लासेस चल रही हैं फिर 3 होंगे फिर 4 होंगे ऐसे करके बाबू मेरे क्लासेस जो है वो बढ़ेंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे आपको फोकस कर लेना। ओके बच्चे यस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त क्या रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध करना यानी करें हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। किसके द्वारा बच्चे हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जो ना रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करेंगे
संतुष्ट करेंगे। ओके ना, समझ में आई बातें? ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड करने का मतलब क्या, चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके कुछ मेरे दोस्तों नियम कायदे कानून होते हैं, हालांकि ये सीख जाओगे तो बाद में नियम कायदे कानून इसमें लगाना भी नहीं होता है, समझ रहे हो ना, लगाना भी नहीं होता है। ओके, तो बाद में आप ऐसे ही कर लोगे, लेकिन पहले तो आपको सीखना होगा कि कैसे जो है इसको संतुलित करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, पहले बस केवल सीख लो, उसके बाद से भैया नहीं भी लगाओगे तो काम जो है ना वो चलेगा। तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, चरणबद्ध तरीके कहते हैं। तो सुनो जरा ध्यान से, सब लोग मिलकर बच्चे प्यार से सुनेंगे कि स्थिति क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बच्चे सबसे पहला काम क्या करना होता है, तो सबसे मान लो कि अपने पास बाबू मेरे ये समीकरण है, अपने पास क्या है, ये रासायनिक समीकरण बाबू मेरे अपने पास है, ये Fe3O4 होता है ना, Fe3O4 होगा, जो भी है Fe3O4 होगा, ये गलती है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास ये समीकरण दिया गया है, तो देखो कहा गया है कि रासायनिक समीकरण सबसे पहले लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। पहला नियम बाबू मेरे ये होता है कि अपने को जब कह देगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जो है निम्नलिखित समीकरणों को क्या करें, संतुलित करें। प्रश्न जब पूछेगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा या फिर चरणबद्ध तरीके से निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें, तो ये सारे स्टेप्स बाबू मेरे आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक ना। तो इसलिए स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, प्रत्येक समीकरण को लिख करके उसके प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ क्या करना होता है, बॉक्स लगाना होता है। मैं बताऊंगा बॉक्स क्यों लगाना होता है, ये बॉक्स लगाना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्या कर दिया हमने यहाँ पर, ये बॉक्स लगा दिया। ओके बच्चे, अब ध्यान रखना, बॉक्स आपने लगा दिया, थोड़ा सा इसको अलग अलग लिखना आप लोग, है ना, ताकि बॉक्स लगा के उसके बाहर कुछ करना होता है। तो बॉक्स लगाने के पीछे कारण ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। सुनना, इसके अंदर बाबू मेरे किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हाँ, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनार करी डिस्को चली, ठीक है ना, वो छेड़छाड़ वाला बात जो है यहाँ पर नहीं है। यानी इसके अंदर किसी प्रकार का छेड़छाड़ बाबू मेरे नहीं होगा, जो कुछ भी होने वाला है वो इसके बाहर होगा, यानी बॉक्स के बाहर होगा। यानी जो कुछ भी इसके बाहर भैया मैंने डालना होगा वो सब बॉक्स के बाहर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 है तो ये 2 ही रहेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 ही रहेगा, यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा। इस बॉक्स के अंदर किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ अपने को नहीं करना। तो पहला स्टेप भैया मेरे बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब सुनिए, दूसरा स्टेप में संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इस बात को गांठ बांध लें। दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, इस प्रकार के आपको एक बॉक्स बनाना होता है बच्चे। दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, इस प्रकार से एक बॉक्स बाबू मेरे बनाना होता है। अब इसमें क्या है, नहीं क्या है इसमें ये है कि अब समीकरण में जितने भी उपस्थित जो है तत्व है उनके परमाणु संख्या जो है यहाँ पर नोट करना है। यानी उस समीकरण में कितने भैया मेरे क्या है तत्व, तो सुनो, इसमें लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ और है क्या, तो लिखिए यहाँ पर लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब दोनों तरफ हम देख लेंगे भैया हमारे परमाणुओं की संख्या कितनी है, इधर कितनी है, यानी इधर कितनी है और उधर कितनी है। तो गिनिए जरा ध्यान से, इसको हम लोग कहेंगे क्या, अभिकारक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से बच्चे प्यार से, यहाँ पर देखो एक जो है ना इधर लोहा है, तो देखो तो लोहा 1 लिखा हमने, अभिकारक तरफ लोहा 1 लिख दिया हमने, अच्छी बात है गुरुजी, 1 लिख दिया, चलो ठीक है। उसके बाद से हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक की तरफ 2 है, तो हमने हाइड्रोजन को कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, अच्छी बात है, 2 लिख दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब सुनो, उसके बाद से ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन हमने इधर 1 लिख दिया। अब उत्पाद की तरफ भी देख लेते हैं, उत्पाद की तरफ लोहा 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। लोहा 3 है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन भैया मेरे कितना है, 4, ऑक्सीजन को 4 होना चाहिए, उल्टा हो गया ना ये, चलो अच्छा हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन बाबू मेरे 2 है। ऐसा आपने कर लिया, बस इतना काम तो आप कर सकते हो, इतना तो हमें भरोसा है। अब क्या करना है भाई, अब देखो तो कि भाई हमारे इधर लोहा 1 है, इधर बाबू मेरे 3 है, ये बैलेंस है क्या, नहीं है ना, ये बैलेंस तो बाबू मेरे बिल्कुल ही नहीं है, ये बैलेंस बाबू मेरे बिल्कुल, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, देख रहे हो, इधर 3 है, इधर 1 है, तो ये कहीं से भी भैया में जायज बात नहीं है, यानी मामला वही हो गया। अरे नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार बाबू मेरे, सबको नमस्कार, है ना, गोलू भाई जो भी है, गोलू भाई है ना, चरणों में बहुत नमस्कार, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर बाद में हम बातें कर लेंगे, ठीक है ना। इसको देखना, तो इधर भी हमारा लोहा 1 है,
और इधर भी हमारे कितना है अपना लोहा 3 है, बैलेंस तो नहीं है। अब इसी को बैलेंस करना है। तो अब तीसरे स्टेप में क्या करना भैया, हमारे सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, आप मान लो कि इधर भी हमारे क्या है, बॉक्स लगा हुआ है। इधर मान लो कि क्या है मेरे दोस्त, बॉक्स जो है ना वो लगा हुआ है, पहले से मान लो। इधर मेरे क्या है ना, यहाँ पर बॉक्स मेरे लगा हुआ है। इधर जो है ना बॉक्स लगा हुआ है, इधर मेरे बॉक्स जो है ना वो लगा हुआ है। अब जो कुछ भी करना अपने को बॉक्स के बाहर करना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा सबसे ज्यादा किसका परमाणु संख्या था, देखो जरा ध्यान से, सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसका था बच्चे, प्यार से देखो। हाँ, सबसे ज्यादा किसका था, ऑक्सीजन का था ना। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, चलो सबसे पहले ऑक्सीजन को करते हैं। सुनो, इसमें ऑक्सीजन वायु मेरे कितना है, 1 है, इधर कितना है, 4 है। तो अगर हम 4 से गुना कर दें, यहाँ पर 4 से अगर वायु मेरे यहाँ पर गुना कर देते हैं अगर, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जैसे 4 ऑक्सीजन हुआ, एक मामला गड़बड़ हो गया। इधर हाइड्रोजन जो ना 4 दूना 8 को हाइड्रोजन हो गया, यानी यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन तो पहले से 2 था, पहले से कितना है मेरे, देख लो यहां पर पहले से हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और इधर भैया जैसे हमने 4 से गुना किया तो ये वाला भी कितना हो गया, 8, ये हो गया अपना 8 हो गया। और ऑक्सीजन भैया हमारे इसमें 4 से ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इधर तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखो 4 दूना 8 ऑक्सीजन, लेकिन इधर कितना है, 2 ही ऑक्सीजन है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर भैया हमारे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। तो अब ये वाला 4 जो है ना यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन यहां पर 4 पहले से मौजूद है। अब एक काम अब रह गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस यहां पर हो गया। अब बाकी कौन रह जाता है, तो बाकी रह जाता है लोहा। लोहा बाबू कितना, इधर 3 है, लोहा की परमाणु संख्या कितना, इधर 3 है, और इधर कितना है, अकेले है। तो यहां पर क्या कर दो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 यहां पे रखोगे तो बस हो गया। अब ये हो गया 3 लोहा हो गया, इधर भी 3 लोहा इधर भी हो गया, 4 गो ऑक्सीजन इधर भी हो गया, और 8 गो हाइड्रोजन इधर और इधर भी हो गया, ठीक है ना। यानी अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बैलेंस्ड बाबू मेरे हो गई। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, संतुलित कह देते हैं ना। इसको क्या कह देते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण बाबू मेरे हम लोग इसको कह देते हैं। चीजें क्लियर, कोई गल है तो बताओ, नहीं ना सर। अब संतुलित हो गया ना सर, बस हो गया, खेल खत्म। अब आगे क्या करना है, इतना ही पे खत्म नहीं होता। अब चौथा चरण में ये करना है कि आपको सभी तत्वों के परमाणुओं के चरण 3 की भांति संतुलित कर देना है। अब जैसे हमने 3 किया है ना, अब बॉक्स को हटा देना है। अब क्या करना है बच्चे, अब बॉक्स को यहां से क्या करना है, हटा देना है। अब बॉक्स हटा देना है, 3 को 3 की जगह, 4 को 4 की जगह, बाकी यहां पर 4 के 4 को जगह रख देना है, और बॉक्स को हटा देना। अब ये आपके पास जो मिल गया ना, ये क्या मिल गया, संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या करना है अपने को, अब इसके साथ साथ क्या करना, आपको इसकी भौतिक अवस्था जो ना वो बाबू मेरे लिख देना है। इसकी भौतिक अवस्था बाबू मेरे क्या है, जैसे ठोस के लिए सॉलिड हो गया है ना, द्रव के लिए लिक्विड हो गया, गैसीय अवस्था के लिए गैस हो गया, और जलीय के लिए क्या हो गया, एक्वस हो गया। अब इसके बगल में जितने भी तत्व दोनों तरफ है, उसके जगह पे क्या कर देना है अपने को, बोलो बच्चे, क्या कर देना है अपने को, इसकी भौतिक अवस्था को लिख देना है। जैसे लोहा बाबू मेरे ठोस होता है तो सॉलिड हमने लिख दिया यहां पर बगल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वाष्प से, याद रखना लोहा कभी भी वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया बाबू मेरे नहीं करता है। फिर से मैं बता दूं, याद रखिएगा कि लोहा बाबू मेरे हम आगे पढ़ाएंगे, आपको मिलेगा जब धातु अधातु पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भैया मेरे लोहा जो है ना वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया बाबू मेरे नहीं करता। जब कभी भी करेगा तो वो किसके साथ, वाष्प के साथ अभिक्रिया बाबू मेरे करता है। इसीलिए जो यहाँ पर जल है ना वो कैसा होगा, जल वो गैसियस होगा, यानी कहने का वो गैस होगा, वो गैसियस फॉर्म में होगा यहाँ पर जल। तो ये क्या हो गया, ये वाष्प हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो मिला मेरे दोस्त, ये क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड मेरे क्या हो जाएगा, ये सॉलिड मेरे हो जाएंगे, और ये अपना क्या हो जाएंगे, गैस मेरे यहाँ पर हो जाएंगे। समझ लो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर जो है ना अपने को ये चरण मेरे अपने को जो है ना लिख देना है, ये चरण मेरे बस अपने को लिख देना है, और बस हो गया। यहां से जो है ना अपना क्या हो गया, यहां से बैलेंस्ड हो गया समीकरण। क्या हो गया बच्चे, यहां से समीकरण जो है ना वो बैलेंस्ड जो है ना यहां पर हो गया। इतना सा काम करना था, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, याद रखना। हाँ, होमवर्क हम कल इसको करवाएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं होमवर्क आपको दे देता हूं, और उस होमवर्क को जाना कल डील करवाएंगे। आते आते आप याद दिलाना, हम उसको डील करवाएंगे, ठीक है ना। होमवर्क हम आपको देंगे, आप करके आना। सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है, बॉक्स बनाना सभी तत्वों के अगल बगल। सभी तत्वों के अगल बगल आपने क्या कर दिया, यहाँ पर बॉक्स मेरे बना दिया, बोलो बनाया, हाँ बना दिया हमने, अच्छी बात है।
बॉक्स इधर भी बनाया, इधर भी बनाया, इधर भी बनाया, इधर चारों तरफ बाबू मैंने क्या कर दिया, आपने बॉक्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद से अब दूसरे स्टेप में क्या, सभी के परमाणु संख्या लिखना है। अभी कारक वाले भाग में इधर और अवकारक वाले भाग में उधर, अवकारक कर रहे हैं, उत्पाद वाले भाग में उधर, आपने देख लिया यहाँ पर। अब इसमें जो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला मामला है उसको उठाओ, उसको बैलेंस करो पहले। तो सबसे ज्यादा किसका था, ऑक्सीजन का था। तो हमने ऑक्सीजन में देखा कि इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर एक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। लेकिन इसके साथ साथ एक मामला गड़बड़ हो गया कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन इधर तो 2 ही था ना, तब इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 8। तो इधर भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोहा कितना है, 3 है, इधर तो 1 ही था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हमारी ये अपना लोहा भी बैलेंस हो गया। अब इसके साथ करना क्या है, अब इसके साथ करना क्या है बच्चे, कि अब जो है ना बॉक्स हटा देना है, बाकी जो भी यहाँ पर गुणांक दिया है उसके साथ जो है ना यहाँ पर लिख देना, ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस बाबू मेरे हो गया। अब इसके बाद जो है ना इसके भौतिक अवस्थाओं को इसके बगल में बाबू मेरे लिख देना होता है, अपना सारा खेल जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो भौतिक अवस्थाओं को भी हमारे यहाँ पर जो है ना आप लिख देना इसके बगल में। जैसे मान लो कि यहाँ पर लोहा हो गया सॉलिड हो गया, यहाँ पर जल हो गया, क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में हो गया, क्योंकि लोहा गैस के साथ ही अभिक्रिया करता है, बोले तो जल वाष्प के साथ ही अभिक्रिया करता है। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, तो ये सॉलिड होता है, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस होता है, तो गैस बना दो, बस ये हो गया आपका ओरिजिनल वाला माल, है ना। बोले तो ओरिजिनल वाला जो है ना ये आपका प्रोडक्ट जो है ना वो मिल गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब दोनों तरफ गिनोगे तो परमाणु की संख्या बराबर हो गई, सारी चीजें क्लियर सर। हाँ, जब इसको सीख लेना ना तो डायरेक्ट संतुलित आप कर देना, लेकिन जब कह देगा ना, ऐसे कह देगा निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करे, जब कह देगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करे तो उस कंडीशन में आप संतुलित कर देना बस। लेकिन जब कह देगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड से, याद रखना प्रश्न जब पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से तो लिखना भी उसको अलग अलग तरीके से होगा ना, तो इसलिए याद रखिएगा जब कह देगा हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जो है ना निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें, तब आपको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। लेकिन जब केवल कहते संतुलित करें तो अब तो जय जय है, हाँ तब तो आप ऐसे ही कर दो, कोई मतलब नहीं है। क्लियर, बोल बच्चे क्लियर, कोई गल नहीं नजर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। यहां तक चीज, अब होमवर्क लिख लो, चलो पेज नंबर निकालना बाबू 17, एनसीईआरटी का पेज नंबर 17 निकालो, सब बच्चे निकालेंगे। एनसीईआरटी का जो साइंस है उसका पेज नंबर 17 निकालेंगे, कितना नंबर, पेज नंबर 17 निकालेंगे, कल डील करवाएंगे इसको हम। और इसमें जो है बच्चे आप क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आप करोगे, क्वेश्चन नंबर कितना, 6, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो ना आप करोगे, हम आते आते सीधे संतुलित ही करवाएंगे, ओके ना। अब इसमें जो ना आपको 4 जो ना ये रासायनिक समीकरण जो ना आपको दिया गया है, इसको आपको संतुलित कर देना, ओके सर, इसको जो ना आपको कर देना फुल फॉर्म, ओके ना। हाँ आज बात कर लो, इसके बाद से थोड़ी बात करने का मौका मिलेगा, आयुष नंदन बात कर लो यार, पैसा देके बात करने आ तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, और बच्चे को बुला के लाओ, पैसा देके बात करेंगे, मतलब हद होती है ना। हम उसी समय से देख रहे हैं तुम लोग को, हाय कहां से हो, क्या कर रहे हो, तुम लोग जब कमेंट लिख रहे होते हो तो ध्यान पढ़ाई पे होता है, और बाद में कहो गुरुजी समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं नहीं कर लो, फिर इसके बाद से बात थोड़ी करना, मतलब समय थोड़ी मिलेगा बात करने का, नहीं कर ही लो, हाँ कमाल करते बात, शेड्यूल लग जाता है 5 घंटे 6 घंटे पहले, आके पहले ही बतिया लेना, कमेंट खुला रहता है कि नहीं है। लेकिन पढ़ने के समय जो है ना, पढ़ने के समय कम से कम जो है ना ये ना किया करो, पढ़ने के समय जब चैटिंग करते हो ना तो उस समय ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहता है, लिखाई पे रहता है, मतलब पैसा देके जो ना मतलब बात करने आते हो, वाह बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, करो करो बात करो, हाँ शेड्यूल बहुत पहले ही लग जाता है, बतिया लेना आके जिससे भी बतियाना हो, हाँ मतलब दोस्ती बहुत बहुत जरूरी है, दोस्ती, रिजल्ट आएगा तो दोस्ती नाकाम हो जाएगी, है कि नहीं है, दोस्त का नंबर ज्यादा आ जाएगा अपना कम आ जाएगा तो फिर हो गया दिक्कत, तब तो और दुख होगा, अरे तुम्हारा ज्यादा कैसे आ गया, पढ़े तो हम लोग साथ में, अरे पढ़े साथ में नहीं थे, तुम तो चैटिंग कर रहा था, तुम पढ़ कहाँ रहा था, तुम तो चैटिंग कर रहा था, पढ़ कहाँ रहा था, तुम तो दोस्ती बना रहा था कि नहीं है सर, ऐसे थोड़ी होता है सर, ऐसे ना कर दो, ओके। तो यहां पर देखो फटाफट सब लोग मिलकर, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना,
तो बस इसको आराम से, और यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपको कर लेना, आसान है, थोड़ा सा एक बार जो है वो करके आना, ठीक है ना सर। ओके चलिए, चलो कर लेना है, बात करने के लिए मना थोड़ी है, हम लोग जब बात करने आते हैं तो करो यार बात, लेकिन कम से कम ध्यान दो, बहुत मुश्किल से पैसा आता है ना घर पे, एक बार पूछना पापा से कितना मुश्किल से पैसा कमा के आप लोग को देते होंगे, है ना, बहुत मेहनत लगता है पैसा कमाने में बाबू, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगता है, एक एक रुपया जोड़ के जो ना आप लोग को पैसा दिए होंगे, साथ में डाटा भी, आपको मोबाइल भी खरीद के दिए हैं, इसका पैसा भी दिए हैं, और आपको पढ़ने के लिए, मतलब सोचो कितना विश्वास के साथ जो ना आपको छोड़े होंगे, और फिर आके अगर बातचीत कर रहे हो तो फिर आप सोचो क्या हो रहा होगा, है ना, उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी, है कि नहीं है। थोड़ा सा सोचना, हमारा कुछ नहीं जाता है ना, तुम बात भी करके जाओगे तो हमारा कुछ थोड़ी जाएगा, कुछ बिगड़ेगा मेरा, बताओ। हाँ चलो यहां पर देखो सब लोग मिलकर, अब बाबू मेरे सारी चीजें खत्म, अब जो है ना रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोग प्रकार पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार पे चर्चा, कितने प्रकार के होते हैं सर, आप लोग का रिजल्ट आएगा रोहित बाबू, रिजल्ट आएगा, चिंता ना करें, है कि नहीं है सर, आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रुक जाओ, है कि नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ये 9, ये सुनिए हम उसके पर एक देखो, कोई रासायनिक समीकरण जब होता है ना, सुनो जरा ध्यान से, तो उसके अंदर उसके अंतर्गत ही होता है, जो आप लोग 9 बता रहे हो ना, 6 बता रहे हो ना, ये सब उसके अंतर्गत ही होता है, सुनो गिनो, एक होता है संयोजन, एक होता भी हमारे कौन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, एक होता है संयोजन, दूसरा होता है क्या, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, एक क्या होता है मेरे दोस्त, तीसरा नंबर होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, एक और चौथा नंबर क्या होता है, द्विविस्थापन होता है, ठीक है, विस्थापन, और 5वें नंबर की बात करें तो उपापचय होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के रासायनिक समीकरण बाबू मेरे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, 5 प्रकार के अंदर जो है ना वो काफी सारी चीजें जो है वो आएंगी, तो हम लोग को कुल मिलाकर कितना पढ़ना है, 5 हम लोग को पढ़ना है, और 5 के अंतर्गत जो है काफी सारे जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली कितने होते हैं, मुख्य रूप से अपना 5 बाबू मेरे रासायनिक जो है वो अभिक्रिया जो है वो होते हैं, तो इसके बारे में बस थोड़ा सा जानना है, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, सभी बच्चे प्यार से सुनो, सभी बच्चे प्यार से सुनो और ध्यान से सुनो, ठीक है, प्यार से सुनो और ध्यान से सुनना, ओके। चलिए कोई बात नहीं सर, ओके ना बच्चे, आगे पढ़ो, पढ़ो ना, खुशी होती है ना, कितना देखो एक बात बताएं आप लोगों को, चलो बीच बीच में तो ना मोटिवेशन भी थोड़ा सा आप लोगों को होते रहना चाहिए ना, नहीं तो एकदम ठंडे पड़ जाते हो आप लोग, हमें पता है, बीच बीच में आपको पता है, आप लोग एक चीज फील करना है, इस चीज को, ये आपके लाइफ में ये रोज होता है, आप फील करना इस चीज को, आप फील भी करोगे तो पता चलेगा, जिस दिन आप ईमानदारी से, अपघटन बाबू मेरे वियोजन का ही कहते हैं ना, इसको वियोजन को अपघटन ही कहते हैं, इसको अपघटन अभिक्रिया ही कहते हैं, तो टेंशन ना लो, है ना, उसको बता देंगे। आप लोग इस चीज को थोड़ा सा एक बार फील करना इस चीज को, कि जब आप लोग जिस दिन आप लोग 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते हो ना, उस दिन का जो ना खुशी कुछ अलग ही होता है, मन को इतना सुकून मिलता है ना, एक बार देखना पढ़ के देख, इतना ज्यादा सुकून मिलता है ना कि आज हमने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, आज तो मजा आ गया, है कि नहीं, देखना मन को कितना शांति मिलता है। और जिस दिन नहीं पढ़ते हो ना, और आपके मन में लगा रहता है कि यार आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है, आज हमने कुछ पढ़ा नहीं, आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो उस समय मन भारी भारी सा लगता है। लेकिन जिस दिन पढ़ लिए ना आप, उस दिन मजा आता है कि आज हमने तो इतने घंटे पढ़ लिया, आज तो मजा आ गया, खुश भी रहते हो एकदम, घर वाले भी खुश रहते हैं, अच्छा चलो आज पढ़ाई तो किया है कम से कम, निकम्मे जैसा घूमता है इधर उधर, लेकिन कम से कम पढ़ाई तो किया आज, तो घर वाले भी खुश रहते हैं। तो पढ़ो यार, यही तो है लाइफ, दूसरा कुछ तो है नहीं, है ना, बहुत सुकून मिलता है पढ़ के, एक बार देखना, कितने घंटे नहीं, 2 घंटे रोज पढ़ो ना, 2 घंटे 3 घंटे रोज पढ़ लो, सुबह शाम, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। चलो बच्चे यहाँ पे देखो, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है। अब सुनो, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब बच्चा ये होता है कि अब जो है ना 2 दिल मिलकर एक होंगे, हाँ क्या होंगे सर, 2 दिल मिलेंगे और एक बनेंगे, तो उसको कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे मेरे दोस्त,
संयोजन। मान लो कि ये जो है ना ये आदित्य है और ये जो है ना अपना दिया है ना। आदित्य और दिया मिलकर मान लो, सॉरी दिया नहीं है ना, इसको मान लेते हैं सर, है ना। ये क्या बताया हम, इनका नाम क्या रख देते, बिरबल रख देते हैं ना। चलो दोस्ती करवा देते हैं, है कि नहीं। सुनो, बाद में हम ब्रेकअप भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो ना आदित्य और जो ना यहाँ पर इसको क्या, बीच से कोई नाम बताओ यार, कोई सजेस्ट करो अच्छा सा नाम, है ना, उसका नाम रख दे। नाम कुछ अच्छा सूझ नहीं रहा, किसी का नाम रख देंगे। चलो भंडुलवा रख देते हैं ना। तो ये जो ना एक जो ना यहाँ पर अमित और एक जो ना यहाँ पर आपका जो सर वीरेश वगैरह जो भी नाम रखना रख दो, विनय रख दो। इन दोनों के मिलने के बाद जो है ना एक दोस्ती की मिसाल कायम होती है और वो दोस्ती को हम लोग कह देते हैं क्या, सी, है ना। वो दोस्ती को कह देते हैं सी। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये होता है कि दो लोग मिलते हैं और हो जाते हैं एक। यानी कहते हैं सर दो दिल मिल करके एक हो गए, है ना। दो जिस्म एक जान है, ठीक है ना। दो जिस्म एक जान है। मोहब्बत में ऐसे फेंका जाता है ना सर, तो फेंका फेंकी हो रहा है, दो आदमी मिल करके एक आकार हो जा रहे हैं, एक हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया सर, संयोजन अभिक्रिया। यानी कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि दो या दो से अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको समझो। अब केमिस्ट्री के मामला में समझो सर, आज की फरमा रहे हो ना सर, तो यहाँ पे प्यार हो रहा है दो लोगों के बीच में, ठीक है। दो लोग के बीच में प्यार हुआ और कहें कि अच्छा चलो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके वाला बात हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पे मिले और क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हो गए वो एक आकार हो गए, दो दिल मिलकर एक हो गए। अब इसको केमिस्ट्री के भाषा में हम कैसे कहेंगे बच्चे, तो कहिएगा ऐसे कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या फिर एकल उत्पाद बनाते हैं, वैसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना सर। तो याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बाबू मेरे बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, बोलो, संयोजन अभिक्रिया हम लोग उसे कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं ना, जैसे मान लो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, बच्चे देखना प्यार से, कि जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन को, है ना, कार्बन है ये। कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, जलाया है। और जलाने के बाद अपने को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, एकल उत्पाद मिला ना जी। यानी दो अभिकारक यहां पर दिख रहा है आपको, दोनों अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद दिए कि नहीं दिए, दिए ना। तो यहां पर एकल उत्पाद बाबू मेरे देखने को आपको मिल गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चे, मिल गया ना। तो यहां पर एकल उत्पाद बाबू मेरे बन गया। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ये मिल रहा है ना। संयोजन कहने का मतलब क्या, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जुड़ रहे हैं एक साथ मगर चुपके चुपके जुड़ गए ये, ठीक है ना, जुड़ गए ना सर। हाँ, जब ये जुड़ेंगे ना तो आपको दिखेंगे नहीं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो गो जो ना अभिकारक मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, और बन जा रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। बस हो गया, बात खत्म। ओके ना। अब उसके साथ साथ याद रखिएगा मेरे दोस्त एक और चीज कि जल का निर्माण है। जल का निर्माण प्रक्रिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भैया में जब हम लोग अभिक्रिया करवा देते हैं किसी विशेष परिस्थिति में तो बना लेता है जल। तो यहां पर भी भैया मेरे दो दिल मिलकर एक हो जा रहे हैं ना। यहां पर भी क्या हो रहा है मेरे दोस्त, दो दिल मिल रहे हैं और एक बाबू मेरे यहां पर हो जा रहे हैं, तो दो दिल मिलके एक हो गए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कह देंगे संयोजन अभिक्रिया बाबू मेरे। और भी तमाम तरह के एग्जांपल्स बाबू मेरे आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ साथ देखा जाए कि यहां पर जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ हम लोग जब अभिक्रिया करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बिन बूझा चूना, या फिर इसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं। सूत्र पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कली चूना भी बाबू हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कली चूना भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया भी है, बताया भी है। तो ये जो कली चूना है मेरे दोस्त, जब इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं हम लोग, याद रखिएगा। जब इसमें हम लोग जल मिलाते हैं बच्चे, तो ये क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बोले तो बुझा हुआ चूना बनाता है। और इसी चूने का इस्तेमाल भी हमारे सफेदी करने के, दीवारों की सफेदी में बाबू क्या होता है, इसी चूना का इस्तेमाल जो है ना वो होता है। यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसका इस्तेमाल बाबू क्या होता है, अपने दीवारों की पुताई में होता है। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो यहां पर दो ये अभिकारक जो है ना मिल करके एकल उत्पाद जो है ना यहां पर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चे, एकल उत्पाद जो है ना वो बना रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया बाबू मेरे हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में मेरे दोस्त काफी भारी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होता है ना।
तो भैया हमारे यहां से जो ऊर्जा भी मुक्त होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, ऊर्जा भी मुक्त होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा कहने का मतलब मेरे दोस्त यहाँ से उष्मा निकलता है, इसलिए हम लोग इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हम लोग इसको कह देते हैं, क्योंकि उष्मा यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। चीजें क्लियर बच्चे, कोई गल तो नहीं है, किसी भाई को किसी प्रकार कोई गल है तो बता दो। क्लियर ना बच्चे। तो हमने संयोजन अभिक्रिया को देखा, बोलो देखा कि नहीं देखा। बच्चे के मन में हो रहा होगा गुरुजी बस इतना ही, हाँ ये तो आसान, ये तो हमको बुझा गया सर, है ना, इसको तो हमको बुझा गया। ठीक है, तो बिन बूझा चूना कहिए या फिर कली चूना भी कह दिए सर। बिन बूझा चूना कहिए फिर सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा होगा सर बस इतना ही, ये तो बहुत ही आसान, हमने तो कर लिया ना। इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने सीख लिया, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने अभी बताया ना आपको क्या होता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां से गर्मी निकले, हाँ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां से क्या निकले मेरे दोस्त, गर्मी निकले यानी उष्मा निकले, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मान लो कि चूने को हमने पानी में मिलाया, मैंने बताया था ना कि वो क्या हो जाता है, वो गर्म होता है। क्या होता है बच्चे, वो गर्म होता है, याद रखना क्या होता है, वो गर्म होता है। जब कभी भी चूने को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या निकलता है, वहां से बुलबुले निकलते हैं और साथ में पानी हीट हो जाता है, इसका मतलब वहां से उष्मा रिलीज हो रहा है। तो जब उष्मा रिलीज होगा इसका मतलब ये कहेंगे हम लोग कि यहां से ये क्या हो गया, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अब इसको कैसे परिभाषित करोगे, तो बस इसको ऐसे परिभाषित करना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा जो है ना क्या हो, उष्मा जो है ना वो क्या हो मेरे दोस्त, उत्सर्जित हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। यानी वहां से उष्मा निकले, उष्मा का उत्सर्जन हो वहां पर कह देंगे। जैसे मान लो कि मीथेन की अगर बात करें, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जलाते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है, साथ में जल भी निकलता है और उष्मा यहाँ पे निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपके मन में कौन रहा होगा कि गुरुजी आपने संयोजन अभिक्रिया बताया लेकिन यहाँ पे 2 गो मिलकर के 3 गो बना रहा है। सुनो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया ये जरूरी नहीं है कि केवल संयोजन में भी होगा, वियोजन में भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है ना। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसी में भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि केवल संयोजन में ही होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए इस चीज को अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, बस ये उष्माक्षेपी है, इसको याद रखना है। बोलो बच्चे, अब आपसे पूछा जाता है, अब आपसे बच्चे पूछा जाता है श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है। देखो यहां पर आपसे पूछा जाएगा श्वसन कैसी प्रक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, तो आप बताओगे गुरुजी श्वसन जो है ना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बच्चे, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। क्या बताओगे, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, गैस का उत्सर्जन बाबू मेरे हो रहा है। समझ रहे हो ना, गैस का उत्सर्जन बाबू मेरे वहां से हो रहा है, इतनी सी बात है। तो यार जैसे देख लो यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त हो रहा है, जल भी मुक्त हो रहा है, साथ में उष्मा भी निकल रहा है, तो यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया यहां से हो जाता है। बोलो क्लियर, कोई गल है तो बता दो, नहीं ना। उष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त। ओके ना, चलिए उसके बाद से वियोजन की बात करते हैं बच्चे। अब हमने आशिकी करवाई है, हमने अब यहां से आशिकी करवाई है बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो ना दिल भी तोड़वाना है कि नहीं है ना। अब तो भैया हमारे ब्रेकअप भी हम करवाएंगे ना जी, बोलो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। हाँ गुरु जी करवाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, बिल्कुल करवाएंगे। बोलो करवाएंगे, हाँ गुरु जी करवाइए। छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, चलिए ओके ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकअप कराएंगे, करने का मतलब दिल तोड़वाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है सुनो, वियोजन करने का मतलब जैसे मान लो कि कोई जो दिल एक हुआ था, हाँ जो 2 जिसमें एक जान थे, इसमें जो ना तीसरा मिलेगा, गर्मी देंगे। सुनो जरा ध्यान से, 2 रिश्ते कब टूटते हैं, जब तीसरा जो है ना इंटर करता है। सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर, रिश्ते कैसे कब टूटते हैं, जब तीसरा इसमें इंटर करता है। तो जब 2 जिसमें एक जान वाला बात है, जैसे ही उसमें तीसरा घुसेगा, जैसे ही क्या होगा उसमें तीसरा घुसेगा, जैसे मान लो कि आपने हीट दे दिया, जैसे आपने हीट दे दिया, ठीक है, या फिर कोई एंजाइम्स वगैरह या फिर उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर दिया, कैटालिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, कैटालिस्ट का इस्तेमाल आपने कर दिया, यानी तीसरे को घुसेड़ दिया, गर्मी कर दिया या फिर तीसरे को घुसेड़ दिया। तो यहां पर आप देखो मेरे दोस्त कि जब 2 जिसमें एक जान वाली बात हो रही है, जो अगर इसको आप गर्म कर रहे हो ना, या फिर इसमें कैटालिस्ट कोई उत्प्रेरक आ गया, चुंगला चुंगली इसमें आ गया, तो ये टूटेंगे।
और टूट के दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा B+C हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो अलग अलग भागों में क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, यानी एक दिल टूट के दो भागों में बढ़ गया। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे, है कि नहीं, वही वाला बात है सर। एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का जब निर्माण करते हैं, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना जी। बस हो गया तो ब्रेकअप हो गया, और क्या चाहिए इसमें, बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी बच्चे को डाउट है, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर। नहीं ना बच्चे, किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है क्या, नहीं ना, हो गया बात खत्म। और बोलो सर। तो जब यहां पर अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल के रूप में समझो। जैसे मान लो मेरे दोस्त, एक होता है वियोजन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो दो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती है वियोजन अभिक्रिया, यानी तीन प्रकार के लोग जो ना इसको प्रभावित करेंगे। एक होगा उसमें यानी गर्मी करने के बाद गर्म करेंगे तो रिश्ता टूटेगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिसिटी चिपकाएंगे तो रिश्ता टूटेगा, है ना, तो वियोजन होगा। समझ रहे हो ना। अगर बच्चे क्या हो गए यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर गर्म करेंगे तो रिश्ता टूटेगा, तब वियोजन होगा। या फिर यहाँ पर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब रिश्ता टूटेगा, है ना, तब भी क्या होगा मेरे दोस्त, वियोजन होगा। या फिर हम लोग प्रकाशीय वियोजन, तो इसको आप उष्मीय वियोजन भी कह सकते हो। हाँ, इसको आप उष्मीय वियोजन भी आप जो है ना यहाँ पर कह सकते हो, लेकिन इसको प्रकाशिक भी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वियोजन होता है, तो भी रिश्ता क्या होगा, टूटेगा। रिश्ता का क्या, वो तो टूटेंगे ही, है कि नहीं। तो दिल टूटना बाकी है। सबसे पहले अगर देखा जाए, इसके साथ साथ अगर देखा जाए उष्मीय वियोजन में आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन में क्या होता है मेरे दोस्त, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहने का मतलब क्या, कि जब हम उसको उष्मा दे रहे हैं तो क्या करेगा वो, बताओ जल्दी से। जब उसको उष्मा देंगे तो वो टूटेगा, है ना, वो टूटेगा। वही वाला बात है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह देंगे। ये तीनों मिलकर के हम लोग क्या कह देंगे, ऊष्माशोषी, क्योंकि ये उष्मा ही तो है, प्रकाश के रूप में उष्मा ही जा रहा है। विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो वहां पर भी उष्मा ही क्रिएट हो रहा है, और गर्म कर रहे हैं तो उष्मा ही हो रहा है। यानी इसको हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया तीनों को मिलाकर हम लोग जनक नहीं, उष्मा ये नहीं देता, ये अभिक्रिया नहीं देता, ये अभिक्रिया उष्मा लेता है, उष्मा शोषी है, उष्मा का अवशोषण करता है। समझ रहे हो ना, उष्मा का क्या करता है, ये अवशोषण करता है, बस दूसरा कुछ नहीं इसमें। समझ रहे हो ना। तो इन तीनों अभिक्रियाओं को आप क्या कह सकते हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया बाबू मेरे कह सकते हो। कोई गल है किसी को, नहीं ना। चलो बारी बारी से देखते हैं बच्चे। सबसे पहले, अच्छा ये कुछ मामला गड़बड़ नहीं लग रहा, चलो ऊष्माशोषी का निकालो, एग्जाम्पल निकालो, मैं बताता हूं। चलो 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 बच्चे निकालो, सभी बच्चे निकालेंगे। विघटन अभिक्रिया, वियोजन वाला निकालो, सबको मिलकर निकालो। सुनो, जैसे अगर हम लोग बात करें बच्चे, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, ये चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो मैं आपको बताऊं यहां से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से बनता है, याद रखिएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो देखो, तो एकल उत्पाद था, सॉरी अभिकारक था। एकल अभिकारक को जब हमने क्या किया, गर्म किया। क्या किया हमने, गर्म किया। और गर्म करने के बाद बच्चे क्या मिला अपने को, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या मिल गया अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड बाबू मेरे मिल जाता है। ठीक ना, समझ में आई चीजें, मिल गई ना। तो ये वाला मामला बाबू मेरे अपना हो जाता है। अच्छा, यूट्यूब पे बफरिंग कर रहा है क्या बच्चे, हमको जल्दी से बताओ सब लोग मिलकर। बफरिंग कर रहा है क्या, हमको लगता है बफरिंग कर रहा है ना। ठीक है, जो भी है। ओके सर, इसमें सर, इसमें प्रणाली को छूने पर ठंडक फील होता है, छूने पर, हाँ ऊष्माशोषी में होता है, ऊष्माशोषी में होता है। ऊष्माक्षेपी में गर्म हो जाता है, और ऊष्माशोषी में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। ऊष्माशोषी में ठंडा रहता है, याद रखिएगा। ओके, क्योंकि सारा ऊष्मा जो ना इसमें इस्तेमाल हो जाता है ना, तोड़ने में इसको। ओके, इसको तोड़ने में इस्तेमाल होता है। ओके सर। अच्छा, परिभाषा गलत लिख दिए क्या, जिन अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्मा सही है। इधर कहीं उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, विद्युत द्वारा प्रवाहित द्वारा वियोजन, ठीक है, ये परिभाषा सही है ना। चलो कोई बात नहीं, बम परिभाषा सही है। ओके बच्चे, क्लियर। अब चलिए, ये हो गया। वैद्युत वियोजन में क्या करेंगे हम लोग, वैद्युत वियोजन का मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल देख लो आप जल्दी से फटाफट। आपको जो ना जल का वैद्युत अपघटन, है ना, जल का क्या होता है मेरे दोस्त, वैद्युत अपघटन होता है।
पेज नंबर निकालना, पेज नंबर 10 निकालना ना। इसके लिए पेज नंबर 10 हम इसको पढ़ाएंगे लास्ट में, है ना, लास्ट में पढ़ाएंगे। विद्युत अपघटन हम पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ेंगे हम लोग पेज नंबर 10। विद्युत अपघटन हम लोग इसी में पढ़ने वाला है, इसलिए परेशान आपको बिल्कुल ही नहीं होना। उसका से प्रकाशीय वियोजन का आपको एग्जाम्पल मैं बता दूं, पेज नंबर 10 पर ही सबसे लास्ट वाला दोनों एग्जाम्पल जो ना आपका क्या है, प्रकाशीय वियोजन का है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, चिंता ना करना। ओके बच्चे, उसको से अपना विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, विस्थापन को पढ़ेंगे हम अगले दिन और द्विविस्थापन को अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान बाबू मेरे रख लेना। हमको बस इतना बता दीजिए आप सब लोग मिलकर कि यहां तक का सेशन जो है ना आपको समझ में आया अथवा नहीं आया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है ना आपको पढ़ते 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 बस जो है ना आदत पड़ जाएगी, फिर सारी चीजें जो है ना आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज के लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, मैथ की क्लासेस बाबू मेरे नहीं हो पाएगी, ठीक ना, क्योंकि मेरी आंखें जो ना वो चिपक रही है और गाड़ी बहुत ही जो ना जल्दीबाजी में चला के हम जो ना वो आए हैं, ठीक है। और आंखें जो नहाने के बाद भी जो ना आंखें जो ना वो फ्रेश नहीं हुई है, और आए थे भैया हमारे बहुत ही तेज, ठीक है ना, कि आप लोगों का क्लास जो ना, तो मैथ्स की क्लासेस जो ना आज नहीं कराएंगे, ठीक है ना। संडे को मैथ्स जो ना वो करवा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा जो ना देना होगा संडे को बाबू मेरे हम दे देंगे, टेंशन वाली बात नहीं, ओके ना सर। और डाउट अगर होगा ना किसी, साधना पूछो डाउट क्या है, डाउट पूछो, डाउट साधना डाउट पूछ लो आप लोग, कोई दिक्कत है, यहां तक पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जल्दी से, फिर मैं समझा दूं। मैथ्स की क्लासेस बाबू मेरे नहीं होगा, ठीक है सर। चलिए सर, आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया, सबको आ गया सर, चलिए सबको आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार और जबरदस्त, बहुत बढ़िया। साधना पूछो डाउट जल्दी, पॉइंट पता नहीं, अब लो पॉइंट पता नहीं डाउट क्या है, फिर से वीडियो देखो फिर से, हाँ साधना एक बार वीडियो को बेटा फिर से देख लेना, फिर से आप देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, पॉइंट्स ही पता नहीं है कि हम जो है ना क्या पूछने वाले हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, ओके ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, यहाँ तक चीजें जो ना वो समझ में आपको आ गई, तो फिर हम लोग जो ना विस्थापन और द्विविस्थापन पढ़ के अपना ये जो ना चैप्टर समाप्त बाबू मेरे कर लेंगे, फिर कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में जो ना वो इस्तेमाल होता है उसको देख लेंगे, फिर अपना सारा जो ना वो खत्म हो जाएगा, ओके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैथ्स की क्लासेस बाबू मेरे नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, आंखें मेरी चिपक रही है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको और गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।